नौगछिया पुलिस जिला का आदर्श थाना नौगछिया का बाजार खून से लाल हो गया जब हड़ैया पट्टी स्थित एक किराना दुकानदार को सरेआम गोली मार दी गई। जब पूरा बाजार धीरे धीरे सिमट रहा था, विनय गुप्ता अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक अज्ञात युवक जिसने अपने चेहरे को रुमाल से ढक रखा था, दुकान में दाखिल हुआ और बेहद करीब से विनय गुप्ता की कनपटी में गोली दाग दी। गोली की आवाज से बाजार थर्रा उठा। पास के दुकानदार दौड़ कर आए, लेकिन तब तक हत्यारा दुर्गा मंदिर रोड होते हुए इत्मीनान से फरार हो चुका था। हत्यारे के चेहरे पर कोई डर नहीं था, न भागने की हड़बड़ी, न ही कोई घबराहट। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ दिन पहले जमीन खरीद को लेकर बड़ा लेन देन हुआ था, जिसमें धमकी भी दी जा रही थी। प्रथम दृष्टया हत्या को भाड़े के शूटर द्वारा अंजाम दिया गया लगता है। कनपटी से सटाकर गोली मारना यह दर्शाता है कि हत्यारा प्रोफेशनल था। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पुलिस फुटेज खंगाल रही है। वहीं नौगछिया में हुई हत्या के विरोध में आज बाजार पूरी तरह बंद रहा। व्यवसायियों ने सड़क पर उतरकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व भी सक्रिय दिखा। घटना के बाद लोजपा नेता सुरेश भगत, भाजपा नेता कुणाल भगत, सभापति प्रतिनिधि डब्लू यादव समेत कई जनप्रतिनिधि पहुंचे और प्रशासन से अविलंब कार्रवाई की मांग की है। वहीं बाजार जैसे व्यस्तम इलाके में सरेआम हत्या के बीच यह सवाल उठ रहा है कि गश्ती कहां थी? क्या हत्या की पूर्व सूचना किसी को थी? आखिर कौन है वो नकाबपोश हत्यारा? सवाल सिर्फ यह नहीं कि विनय गुप्ता को किसने मारा, सवाल यह भी कि कब तक बाजार में डर के साए में व्यापारी दुकान चलाएंगे। नौगछिया जवाब चाहता है, न्याय चाहता है। 8:30 बजे बंद हम तो 7 बजे चला आवे छे, 9 बजे बंद करे छे, तो सामान में जगह लिखा पड़ी करे लगे। एक तो स्टाफ रहे बगल में, ओकरे बाद में वहाँ शायद घुल करे भगवान जाने। हम तो देखने के लिए जय सुनी घुल करे ओकरा बाद एक बार जाकर सटा दे के। घरों में कोई विवाद रहे चाचा? नहीं, विवाद बात कहीं कुछ बंटवारा उटवारा नहीं, कुछ नहीं। क्या कैसे क्या सूचना मिली है? सूचना हम लोग को यही मिला कि 9 बजे तक दुकान पर था। 9 बजे दुकान में 9:15 बजे ऐसा घटना हुआ। हम बगल में वही ननिया पट्टी में हम रहते हैं, तो हम लोग को सूचना मिला, खबर मिला, तो हम सरकारी हॉस्पिटल गए। सरकारी हॉस्पिटल से आए हैं तो देखते हैं कि नहीं रहा। फिर प्रशासन आकर के यहाँ चेक किया, आया प्रशासन, बोला उसको ना अपराधी को पकड़ेंगे तो कड़ी से होगा। आपका कौन था जो घटना हुआ? बाजार में पुलिस की बहुत सुस्त स्थिति है। कहीं पर भी चौक चौराहे पर पुलिस नहीं रहती है। सिर्फ वैशाली होटल के पास एक गाड़ी पुलिस लगा के वहाँ सोती रहती है। बाजार में हर चौक चौराहे पर पुलिस की व्यवस्था रहनी चाहिए। और जो पहले मोटरसाइकिल से पुलिस भ्रमण करते रहती थी, उससे व्यापारियों में संतोष रहता था कि प्रशासन हम लोग के साथ है। अब प्रशासन का माहौल बाजार में नहीं है। देखिए, आदमी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, और कैसे उसको गोली मार करके हत्या कर दिया। लोग इसके बहुत चिंता में हैं कि क्या हो गया बाजार में, मना बहुत सोचना पड़ता है। और वर्तमान कल का घटना उससे भी बढ़कर अपराधियों ने किया। इससे यह लगता है कि अपराधी को प्रशासनिक खौफ, पुलिस का हनक खत्म है। बेलगाम अपराधी है। जरूरत इस बात की है कि 500 मीटर के दूरी पर थाना है, एसपी कार्यालय है, डीएसपी कार्यालय, और 9 बजे रात्रि में अपने संस्थान में अपराधी गोली मारकर जा रहा। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, अविलंब SIT गठन कर शूटर को शिकंजे में लिया जाए और हत्या कराने वाले का कारण सहित पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाए। सर्वप्रथम आज जो भी ये बंदी रखी गई है व्यवसायियों की तरफ से, कल रात बहुत ही दुखद घटना हमारे एक व्यवसाय भाई की गोली मारकर इतनी चलती फिरती रोड में, और कोई खास समय भी नहीं, 9 बजे की रात में उन्हें गोली मार के हत्या कर दी जाती है। ये साफ दर्शाता है ये एक 90 के दशक का फिर से चालू हो रहा है,
जहाँ तक देखा जाए जितने भी व्यवसायी बंधु हैं सभी डरे हुए हैं, आहत हैं और हम लोग इसका विरोध करते हैं। क्या कहेंगे प्रशासन के लेकर? प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी जो है जिसको आप कह सकते हैं एक कमजोरी, बहुत बड़ी कमजोरी है कि आज रात में जो कल रात में एक जो घटना हुई है, प्रशासन बहुत ही कमजोर इसमें दिख रही है। ये स्पष्ट तौर पर देर रात में नहीं, पिछले 1 महीना से आप नवगछिया के अखबार के सभी पन्नों को अगर आप देखेंगे गौर से तो प्रत्येक दिन अखबार में अपराध की घटनाएं, किसी की हत्या, बलात्कार, लूट की लगातार घटनाएं घट रही हैं। और आज कल देर रात में जो व्यवसायी दुकानदार अपना दुकान चला रहे थे उनको किस तरीक़ा से सरेआम बीच बाजार में उसे दुकान पर गोली मार दे करके ये एक बड़ी अपराध की घटना यहाँ पर घटी। और इसके पीछे हम स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि यहाँ की पुलिस प्रशासन, पुलिस मशीनरी इस अपराध को रोकने में विफल है। भागलपुर के 0 माइल के बरारी थाना अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए बरारी थाना पुलिस और 112 की टीम ने संयुक्त रूप से शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में एक गश्त शुरू की। सूचना मिली थी कि बेगूसराय निवासी एक युवक पश्चिम बंगाल से शराब लेकर XUV गाड़ी से बेगूसराय की ओर जा रहा है। जैसे ही पुलिस टीम 0 माइल के पास पहुंची, एक संदिग्ध XUV गाड़ी को आते देखा। पुलिस को देखते ही वाहन चालक तेजी से भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया और थोड़ी ही दूरी पर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर वाहन से भारी मात्रा में शराब के कई कार्टून बरामद किए गए। पूछताछ के बाद युवक की पहचान बेगूसराय निवासी के रूप में हुई। प्राथमिक जांच में पता चला कि यह शराब पश्चिम बंगाल से लाई गई थी और बिहार में सप्लाई की जानी थी। बरारी थाना प्रभारी ने बताया कि शराबबंदी कानून के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और वाहन को जब्त कर आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस इस तस्करी गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। आज इधर थोड़ा सा पीछे होइए ना, इधर देखिए सर, थोड़ा सा आइटम कहाँ है, थोड़ा सा आप आ गया थोड़ा सा ये ले रहे लाता टावर बाबू, कहाँ से आ रहे हो? हाँ, कहाँ से? बंगाल से। कहाँ घर क्या है तुम्हारा? हाँ, पापा का नाम और तुम्हारा नाम? सूचना था 1 घंटा पहले से हम लोग यहाँ पर गाड़ी लगा करके थे। गाड़ी उधर से आ रही थी, कौन सा सबौर की तरफ से आई। यहाँ पे हम लोग उसको कितना बियर भी है, 5-6 कार्टून से ऊपर है। और लड़का कहाँ का था? लड़का बेगूसराय का पता रहा यार। अभी उसको गिरफ्तार कर लिए। हाँ, गिरफ्तार कर लिए। क्या होगा इसका? अभी जेल जाएगा और क्या होगा? और माल नष्ट होगा। अभी तो 20 पेटी पता चला। क्या नाम है? हाँ, नाम पता अपना सब बताया। बेगूसराय का रहने वाला जी। कहाँ से पहुँचने जा रहा है? लेकर के सुबह ड्यूटी में थे हम, करके भागने लगा तो घेर करके पकड़े। नाम सब सुंदर सिंह एसआई बरारी थाना में है। मॉर्निंग ड्यूटी में दौरान इसको गाड़ी तो शक पर और घर जी। तो देखे चेक तुम नाम पता पूछे तो बताया कि मेरा नाम इस लगन के अवसर पर पायल ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त।
तो इस लगन के शुभ अवसर पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से जरूरत नहीं है। नौगछिया बाजार में एक बार फिर अपराधियों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। कल देर शाम नौगछिया के जाने माने व्यापारी विनय कुमार गुप्ता की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। हत्या के विरोध में आज नौगछिया के व्यापारियों ने बाजार पूरी तरह बंद रखा। वहीं इस घटना से आक्रोशित ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भागलपुर शाखा ने भी इस हत्याकांड की कड़ी निंदा की है। चैम्बर अध्यक्ष शरद सलारपुरिया के नेतृत्व में एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें चेतावनी दी गई यदि पुलिस जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं करती तो भागलपुर का बाजार भी बंद किया जाएगा। चैम्बर के मीडिया प्रभारी दीपक शर्मा ने भी साफ शब्दों में कहा कि यह घटना व्यापारियों के लिए बहुत ही डराने वाली है और अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आज की बैठक का उद्देश्य बीती रात नौगछिया में किराना व्यवसायी श्री विनय गुप्ता की हत्या का ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कड़ी शब्दों में निंदा करता है और प्रशासन से मांग करता है कि इस हत्या का उद्बोधन जल्द से जल्द हो और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और विनय गुप्ता जी के परिवार को मुआवजा मिले। ये मांग ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर करता है। देखिए, कल देर रात्रि नौगछिया के एक किराना के व्यवसायी विनय गुप्ता जी की हत्या अपराधियों द्वारा गोली मारकर कर दी गई। हम भागलपुर ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इस
घटना की पुरजोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और आज की बैठक हमने इसलिए किया है कि प्रशासन जल्द से जल्द कोई मजबूत कार्रवाई दिखाते हुए अपराधियों की धरपकड़ करे और उनकी सजा सुनिश्चित करे। आगे क्या कीजिएगा आप सब? आगे अगर प्रशासन इसमें अगर विगत हफ्ते से 10 दिन के अंदर में अगर कामयाबी नहीं मिल पाती है तो हम वरीय पुलिस पदाधिकारी तक जो है अपना विषय उनके परिवार और उनके पक्ष से लेकर के जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आज दूसरा दिन रहा। भागलपुर के सैंडीज कंपाउंड ओपन स्टेडियम में तीरंदाजी की रोमांचक मुकाबले हुए। पहले दिन महिला वर्ग में महाराष्ट्र की तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता पर अपना दबदबा बनाया। वहीं पुरुष वर्ग में आंध्र प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार निशानेबाजी का प्रदर्शन कर सबको चौंकाया। दूसरे दिन के मुकाबले के लिए खिलाड़ी सुबह से ही मैदान में पहुंच गए और अपने तीरों से जीत की ओर निशाना साधते रहे। कुल 64 खिलाड़ी तीरंदाजी स्पर्धा में हिस्सा ले रहे हैं, जिससे मुकाबले में रोमांच और प्रतिस्पर्धा अपनी चरम पर है। वहीं दूसरे दिन प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के सरवरी सोमनाथ सिंधे प्रथम स्थान पर तथा वैष्णवी बाबा राम पवार दूसरे स्थान पर रही। झारखंड के तमन्ना वर्मा तीसरे और हरियाणा की तमन्ना गुलिया चौथे स्थान पर रही। बालक खिलाड़ी में महाराष्ट्र के मानव गणेश राव जाधव को गोल्ड एवं झारखंड के देवांशु सिंह को सिल्वर तथा पंजाब के सुखमन दीप सिंह को चौथा स्थान तथा राजस्थान के देवास सिंह को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत, नगर पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा, कृषि प्रदीप कुमार सिंह, सहायक समाहर्ता जतिन कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और इधर का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। व्यवस्थाएं अच्छी है। हाँ बहुत अच्छा है, खाना रहना सब बहुत अच्छा है और ग्राउंड का अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। और अभी मैं एक मैच जीत चुकी हूँ, अब दूसरा मैच खेलने के लिए जा रही हूँ और इधर आके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं अब तक बहुत मैच खेली हूँ पर इधर आके मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। सीनियर भी खेल चुकी हूँ मैं, सीनियर में भी इतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं था बट इधर बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। तो हाँ बहुत अच्छा है, सब बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है यहाँ की। कहीं भी जाओ कोई ना कोई साथ जाता ही है, कोई ना कोई फोर्स, कोई पुलिस वाले, कोई ना कोई हमेशा साथ रहता है। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निष्ठा गुप्ता है, यूपी। जो हमारे 3 खिलाड़ी है तीनों इंटरनेशनल प्लेयर है, हमेशा उसी इंटरनेशनल के दौड़ में रहे हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कह सकता है कि ये उनके लिए एक स्टेप है ताकि वो अपने इंटरनेशनल के लिए जब अगले महीने क्वालिफाई करना है उसके लिए और अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। अभी तक तो बहुत अच्छा खेल रहा है, आशा करते हैं कि गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज भी यही लोग जीत के जाए। भागलपुर आया कैसा लगा यहाँ? भागलपुर बहुत अच्छा लग रहा है, सारे अरेंजमेंट बहुत अच्छे से किए गए हैं। सिक्योरिटी स्टाफ भी उतना ही हमसे कोऑपरेट करता है, हमें किसी चीज़ के लिए यहाँ वहाँ नहीं देखना पड़ता है, सब कुछ मिल जाता है और प्रेपरेशंस भी बहुत मस्त है सारे ग्राउंड की वगैरह। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राष्ट्रीय जनता दल, जन स्वराज पार्टी और कई प्रमुख नेताओं पर तीखा हमला बोला है। जातीय जनगणना से लेकर शराबबंदी तक हर मुद्दे पर उन्होंने बेबाक राय रखी है। भागलपुर के अतिथि गृह सभागार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनीष कुमार वर्मा ने सबसे पहले जातीय जनगणना को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति के आधार पर ही कराई जाएगी। उनका कहना है कि यह कदम समाज के पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में बेहद जरूरी है। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लिया। नीतीश कुमार की स्वास्थ्य को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी उन्होंने कहा कि तेजस्वी पहले अपने पिता लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य को देखे, फिर किसी और नेता की स्वास्थ्य पर टिप्पणी करे। मनीष कुमार ने जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने उनकी रैलियों को कुर्सियों की रैली बताया और कहा कि उनकी भीड़ भाड़े के लोगों की होती है। मनीष वर्मा ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी लागू की थी तब बिहार की हर गली में शराब खुलेआम बिकती थी। अब इस निर्णय से महिलाओं को सीधा लाभ मिला है। उन्होंने यह स्वीकार भी किया कि राज्य में ड्रग्स का चलन बढ़ रहा है, जो नई चुनौती बनकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को नशे से मुक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है, लेकिन अब ड्रग्स की लत चिंता का विषय बन रही है। हम इससे भी सख्ती से निपटेंगे। क्या स्वास्थ्य है उनका? माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में उनके पुत्र निशान जी ने आकर के कैमरे पे कह दिया कि सब कुछ ठीक है। जब पुत्र आपका उनका बोल रहा है इस तरह की सब कुछ ठीक है, तो और कौन सा सर्टिफिकेट की जरूरत है उनको? और प्रशांत किशोर तो छोड़ दीजिए, प्रशांत किशोर की क्या हालत है, जमीनी हालत, वो तो सबको पता चल गया।
वो तो इंटरनेट में या सोशल मीडिया के अलावा ज़मीन पे हैं कहाँ। जब उन्होंने ज़मीन पे उतरने की कोशिश की और गांधी मैदान में कहा कि 10 लाख की रैली करेंगे, इतनी बड़ी रैली होगी कि पूरा पटना पट जाएगा, गांधी मैदान ही नहीं सब सड़कें भर जाएगी, और नतीजा क्या हुआ? अरे पैसे हैं करोड़ों, कहाँ से पैसे लाते हैं इतना? इस तरह के पैसे हैं, उससे कुर्सियाँ खरीदी जा सकती है, आदमी नहीं खरीदा जा सकता है। आप बिहार के लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। बसें आई, मैं कहता हूं कि उस दिन भी बसें भर भर के बसें आई, हज़ारों की संख्या में बसें आई, तो बस में लोग नहीं थे। कि लोग उनकी मंशा को जान चुके हैं कि पैसे से आप हम कार्यकर्ताओं को नहीं खरीद सकते, सबको आप नहीं खरीद सकते। बिहार को आप पैसे के बल पे आप खरीद नहीं सकते, आप पैसे के बल पे कार्यकर्ताओं को नहीं खरीद सकते। आप पैसे पे बढ़ के भाड़े के कर्मचारी रख सकते हैं, और उनके दल में जो भी हैं अधिकांश भाड़े के कर्मचारी हैं। प्रशांत किशोर जी की पार्टी है, पार्टी में एक दूसरे नेता का नाम बता दीजिए, कोई भी और नेता हो उनके, किन्हीं की चर्चा होती है? स्वयं प्रशांत किशोर जी पार्टी में क्या है, उनका स्टेटस क्या है? क्या उन्होंने लिखा कि मैं पार्टी का क्या हूँ? जन स्वराज पार्टी ये क्या है? हिटलर शाही है कि एक ऊपर से डिक्टेटर बैठा हुआ है, जो कहेगा वैसे पार्टी चलती है? पार्टी डेमोक्रेसी के अनुसार चलती है। वहाँ पर इतना कमेंट करते हैं, दूसरे लोगों पे तंज कसते हैं, अपने पार्टी का स्टेटस देखें क्या है। वो खाली फ़ोन करके सोशल मीडिया पे वीडियो रिलीज करके ऐसे पार्टी चलती है? ज़मीनी हकीकत क्या है? अरे भाई, गांधी मैदान में जो उन्होंने रैली की, वो रैली को हम लोग तो कुर्सी रैली कहते हैं। पूरा मैदान भरा हुआ था कुर्सियों से, और बात करते हैं क्या ज़मीनी हकीकत है? कुछ भी नहीं है। ज़मीन पे पूरा सफ़ा है और दफ़ा है। बिहार की जनता उनको पहचान चुकी है कि इस तरह से बात करने में कभी ये बात कभी वो बात, और तुरंत जाके तमिलनाडु में फिर से पुराना काम। आप देखिए, जो भी उन्होंने कहा है सबके उल्टा किया है। जब शुरू में कहा कि अब मैं उस काम को नहीं करूँगा, तुरंत तमिलनाडु में जाकर के काम करना शुरू कर दिए। अरे भाई, इतना पैसा जब उनका पूरा का पूरा हिसाब किया जाए तो पता चल जाएगा कहाँ से ला रहे हैं पैसा, इतना कहाँ से ये आ रहा है। तो कभी उन्होंने साफ नहीं किया इस बात को। अब जांच चली है तो कुछ कुछ बातें निकल के भी सामने आ रही है, कहाँ से फंडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है। तो भाई, आप पूरे बिहार को इस तरह से भाड़े के कर्मचारियों से नहीं चला सकते। हमारे कार्यकर्ता होते हैं जो भावना से जुड़े होते हैं, पब्लिक होती है भावना से जुड़ी होती है। माननीय नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से बिहार को इस बढ़िया से चला रहे हैं कि बिहार कहाँ था और कहाँ पहुँचा है, ये सबके नज़र के सामने है। आज जनता का भरोसा माननीय नीतीश कुमार जी पे है। आगे भी सर नीतीश जी का ही नेतृत्व रहेगा या फिर कोई और? नीतीश जी रहेंगे। अरे भाई, सब लोग जब चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो जाहिर है चुनाव जिसके नेतृत्व में लड़ा जाता है उसी के नेतृत्व में शासन व्यवस्था भी रहती है। पहले भी चुनाव लड़ा गया है और उसी सबने हामी भरी है इस पे। लेकिन सर, चर्चा ये है जदयू में भी कहीं अंदरखानी चल रही है कि नीतीश जी के उत्तराधिकारी के रूप में मनीष वर्मा का नाम। ये सब उत्तराधिकारी का बकवास मैं पहले ही 1.5 साल पहले से चर्चा चल रही है। ये सब चलाते रहते हैं, आप लोग चलाते रहते हैं, इसमें हम लोग का कुछ लेना देना होता नहीं, इनकी बात ही नहीं है। जहाँ तक जातीय जनगणना का सवाल है तो आप देखिए कि 1994 ही वीडियो भी वायरल है, 1994 ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को संसद में उठाया था, और उनसे मेरी कई बार बातचीत हुई कि इससे पहले भी बहुत सारी चर्चाएं जो हुई हैं, जिसमें उस समय माननीय मधुलियमे जी थे, ज्ञानी जैल जी सिंह थे, उन सबों ने सबसे पहले इस बात को उठाया कि इस मुद्दे को उठाना चाहिए। और आप जान रहे हैं कि स्वतंत्रता के पहले ये जातीय जनगणना होती थी और इसमें सभी का आर्थिक और सामाजिक स्थिति या शैक्षणिक स्थिति इसका विवरणी लिया जाता था। 1931 तक वो चला, लेकिन 41 में वॉर के कारण वो बंद हुआ और बाद में जब कांग्रेस का शासन आया तो उन्होंने इसको बंद करा दिया। और कई सालों तक कांग्रेस का शासन तो बहुत सालों तक, वर्षों तक रहा, लेकिन कभी भी उन्होंने जातीय जनगणना की बात नहीं की। और बाद में जब यहाँ पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने संसद में उठाया, वहाँ भी बात नहीं बनी। और 2011 में जब उनकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय भी जातीय जनगणना का काम नहीं कराया, बल्कि आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण के नाम से, सर्वेक्षण नाम से काम कराया।
और उसका भी दुर्भाग्य की बात है कि उसका भी कोई रिजल्ट पब्लिश नहीं किया, तो पूरे देश को अंधेरे में रखा। भाई जब जातियों की संख्या सब निर्धारित हो जाएगी तो उनके आधार पे कौन पिछड़ी है, कौन कितना है, सामाजिक आर्थिक स्तर किसका कितना है, उसके आधार पे नीतियाँ बनाने में सहूलियत होती है। और ऐसे अंधकार में जब ऐसी काम करते हैं तो एक जनरल टाइप की नीति बनती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मांग थी उस समय, जो उन्होंने कहा था उस वक्त कि भाई एक बार तो हो जाना चाहिए जिसमें पता चल जाए कि सबकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, और उसके आधार पे फिर हम उसके लिए जो भी आरक्षण देना है, जो भी काम करना है, एक साथ कर दिया जाए। यही तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बात थी। और जब इनको मौका मिला तो इन्होंने इस बात को केंद्र सरकार से भी उठाया और केंद्र सरकार में जा कर के यहाँ से एक रिप्रेजेंटेशन, पहले तो एक चिट्ठी भेजी माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और फिर खुद एक डेलीगेशन लेके गए जिसमें सभी दल के लोग साथ में थे। और जिस समय एनडीए की सरकार थी उसी समय ये जातीय गणना का काम करने का निर्णय हुआ, क्योंकि राज्य सरकार को ये पावर नहीं है कि वो जनगणना कराए, इसीलिए डेलिबरेटली जो है जातीय गणना का काम हुआ और बिहार में बहुत तेज़ी से सफलतापूर्वक इस काम को कराया गया। उसके आंकड़े निकले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ आंकड़े नहीं निकाले बल्कि उसके आधार पे जो जो कदम उठाने थे, विभिन्न जातियों की जो संख्या नहीं आई उसके आधार पे जो कदम उठाने थे, आरक्षण को बढ़ाया जाना था, उन्होंने सब कदम उठाए। आप देखिए कि अनुसूचित जाति का जिसका आरक्षण 16% था, जब यहाँ पे देखा गया कि उनकी आबादी बढ़ करके 20% के करीब हो गई तो उनका आरक्षण बढ़ा के 20% किया गया। अनुसूचित जनजाति का पहले 1% उनका आरक्षण था, लेकिन जब देखा कि एक 1.6% उनका हुआ तो उसको भी बढ़ाकर 2%, उनकी जनसंख्या से भी ज़्यादा दिया गया। अति पिछड़ा वर्ग का जो है 18% था, उसको 7% बढ़ा के 25% किया गया। उसी तरह से बैकवर्ड क्लासेस का भी 6% से बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से टोटल जो है 65% आरक्षण का प्रावधान इन्होंने यहाँ पे किया और इसी के आधार पे जब यहाँ पे किया, लागू कराया गया तो लेकिन लोगों ने चैलेंज किया हाई कोर्ट में दुर्भाग्यवश हम लोग हार गए। लेकिन उसके बाद जो है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने अपील की है। अब है हम लोग कोशिश करते रहेंगे और हमारा विश्वास है, हमारी सरकार का विश्वास है कि उसमें हमारे पक्ष में फैसला आएगा और लोगों को जो उनको लाभ मिलना चाहिए, विभिन्न जातियां, पिछड़ी, दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सबको जो है उनकी जनसंख्या के अनुसार उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और साथ साथ उन्होंने एक काम और भी किया कि जातीय जनगणना सामाजिक, शैक्षणिक के साथ साथ आर्थिक का भी किया और जिन जातियों में जहाँ पर पिछड़ापन है आर्थिक रूप से, उनके लिए विशेष नीति बना करके उद्योग विभाग से एक जो आया है स्कीम, इसमें वैसे गरीब व्यक्तियों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वो अपना काम धंधा, कुछ अपना धंधा शुरुआत कर सकें। जैसे जीविका के माध्यम से अभी सतत जीविकोपार्जन में 2 लाख रुपए की स्कीम है, जिसमें लोगों को छोटा छोटा लोन दे करके उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में सोमवार को इलाज के दौरान 2 वर्षीय मासूम बच्ची माही कुमार की मौत हो गई। बीते 29 अप्रैल को झारखंड के साहिबगंज जिले के सोहनपुरा भट्टा मोठिया के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जानकारी के अनुसार माही अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी नशे में धुत एक तेज रफ्तार बाइक चालक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और करीब 100 मीटर तक सड़क पर घसीटते हुए ले गए। गंभीर रूप से घायल बच्ची को मटिया पीएचसी सदर अस्पताल और एक निजी क्लिनिक में ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 6 दिन तक बच्ची जीवन मौत के संघर्ष करने के बाद 5 मई को उसने दम तोड़ दिया। माही साहिबगंज निवासी सुरेश कुमार मंडल और काजल कुमारी की इकलौती बेटी थी। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद पुलिस ने बाइक जब्त कर ली और गौशाला थाना में प्राथमिकी दर्ज कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।